हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के चैप्टर 13 फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जहाँ तक ये वीडियो चला जाए, ज़्यादा लेंदी मत हो, वहाँ तक हम लोग इसको कवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? तो इसका डेफिनेशन आपको याद करना है। ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड देयर यील्ड्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये इसका डेफिनेशन है, आपको याद करना है। अब मैं इंट्रोडक्शन आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वी नो दैट फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। चाहे वो मैन हो या फिर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ये अपना फूड डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं या फिर इनडायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। एंशियंट टाइम से ही फार्म किए जाते हैं लैंड्स और उनसे फूड ऑब्टेन किया जाता है। तो प्लांट जो है वो कॉमन वैरायटी के हों, जैसे प्लांट्स ऑफ कॉमन वैरायटी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर पर्पस से लगाया जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉप। तो ये आपका हो गया क्रॉप का डेफिनेशन। प्लांट ऑफ अ कॉमन वैरायटी ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और क्रॉप ये दो डेफिनेशंस आपको यहाँ स्टार्टिंग में मिल गए, ये आपको याद करना है। देन प्रेजेंट सिचुएशन और ऑक्यूपेशंस और एक्टिविटीज़ जो हैं वो कनेक्टेड है एग्रीकल्चर से, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज, एपीकल्चर, मशरूम प्रोडक्शन, ये सब कुछ एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस को एज टेक्निकल नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट एंड मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड एनिमल यूजफुल फॉर मैन इज नोन एज एग्रीकल्चरल साइंस। अब एक और डेफिनेशन मिल गया आपको एग्रीकल्चरल साइंस का, यानी कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए इंसान को फॉर द मैनेजमेंट एंड मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स या फिर यूजफुल एनिमल्स। इसी को ही एग्रीकल्चर साइंस बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये इस लेसन का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आपको ये पढ़ना है कि क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या सारे ही क्रॉप्स हर सीज़न में ग्रो होते हैं? नहीं ना। डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट सीजन्स में लगाया जाता है और उसके ही अकॉर्डिंग वो यील्ड देते हैं। जो ग्रोथ होता है क्रॉप्स का और जो उनका प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि सॉइल कैसा है वहाँ का, रेनफॉल कैसा है वहाँ, रेनफॉल कैसा है, लाइट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्रॉप का कितना ग्रोथ होगा। इन्हीं सब पे डिपेंड करते हुए, मतलब सीजन्स पे डिपेंड करते हुए, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग ही तो आपको रेनफॉल, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल ये सब मिलेगा। तो सीज़न के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स हैं उनको 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, जो आप सुने भी हो, खरीफ क्रॉप्स, रेबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। इन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन से सीज़न में कौन सा क्रॉप लगाया जाता है, इसका सोइंग सीज़न क्या है, मतलब सोइंग मंथ कौन सा है और रीपिंग का मंथ कौन सा है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो खरीफ क्रॉप्स या फिर ऑटम क्रॉप्स, ये सारे क्रॉप्स को बहुत सारा वाटर और बहुत सारा हीट यानी कि टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इनको रेनी सीजन्स में लगाते हैं ताकि वाटर ज़्यादा मिले और टेम्परेचर भी। ये जो क्रॉप्स होते हैं इनका सोइंग सीज़न क्या होगा? जून जुलाई। इस टाइम पे इनको सो किया जाता है, मतलब मानसून के टाइम पे। और रीप कब होते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में। मेन खरीफ या फिर ऑटम क्रॉप्स के एग्जांपल जो हमारी कंट्री में है वो है पैडी या फिर राइस, ये सबसे मेन है। इसके अलावा मेज़, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द, ज्वार, मिलेट्स, शुगर केन एंड कॉटन। इसमें से एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। देन रेबी या फिर स्प्रिंग क्रॉप्स, एक तो हो गया। अब दूसरा ये क्या है? तो इनको चाहिए मॉइस्चर और लेस टेम्परेचर। ठीक है, इनको बहुत सारा वाटर और हीट, इनको मॉइस्चर और बहुत सारा मतलब कम टेम्परेचर, यानी कि ठंड के टाइम आप बोल सकते हो विंटर सीजन सफिशिएंट है, बेस्ट है इसके लिए। इनको सो किया जाता है अक्टूबर नवंबर में और रीप हो जाते हैं मार्च अप्रैल में। इसमें मेन आपके क्रॉप्स जो इंडिया में लगाते हैं वो वीट आ जाएगा, उसके बाद बंगाल ग्राम, उसके बाद इसको वो बोलते हैं चना दाल। देन उसके बाद में मस्टर्ड, बार्ली, लेंटिल्स, पिजन पी यानी कि अरहर, कुसुम, लिनसीड्स एक्सेट्रा, ये आ गए रेबी क्रॉप्स में। देन ये दोनों जो क्रॉप्स हैं ये मेन क्रॉप्स हैं, इनके बीच का जो टाइम बच जाता है ना उसमें जिनको लगाया जाता है वो होते हैं ज़ैद क्रॉप्स। जैसे कि ड्राई वेदर चाहिए इनको, तो दिसंबर से फरवरी के बीच में कभी भी लगा सकते हैं एंड उसी के डिपेंडिंग मार्च से मई तक उसको कट कर सकते हैं। जैसे दिसंबर में लगाए होंगे तो मार्च में कट कर देंगे, अगर दिसंबर के बाद जनवरी में लगाए होंगे तो अप्रैल में कट कर देंगे।
फरवरी में लगाए हैं तो मई में कट कर देंगे। तो ये हो गया इनका, मतलब 3 मंथ का ड्यूरेशन सफिशिएंट रहता है। देन ये जो मेन क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स में जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, सनफ्लावर, ग्राउंडनट एक्सेट्रा है। तो ये सारे अगर आपको याद होगा तो ये सब कुछ मार्च से मई के बीच में ही मिलता है। तो ये हो गया जायद क्रॉप्स। तो 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हो गए। देन आते हैं मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। तो हर एक फार्मर का मेन एम होता है कि उसको मैक्सिमम यील्ड मिले, जितना भी लैंड उसके पास है उतने में। अब इसके लिए वो बहुत सारे प्रिपरेशंस करते हैं और बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। और यही सारे प्रिपरेशंस एंड प्रोसीजर्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल मेथड। अब क्रॉप के प्रोडक्शन के टाइम पे ये जो मेथड्स हैं वो एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसमें सीड्स लगाएंगे और ऐसे करते करते जब सीड रीप हो गया वहाँ तक चलेंगे तो एक सीक्वेंस में चलेगा। रीप हो गया है तो उसको स्टोर करेंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में चलता है सारा ही एग्रीकल्चर मेथड। तो एक एक करके आपको इन एग्रीकल्चर मेथड्स को पढ़ना है। तो जैसे ये 13.3 था ना, तो 13.3.1 यानी कि इसका फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लैंड। सबसे पहले तो लैंड सिलेक्ट किया जाएगा जिस पे आपको क्रॉप लगाना है, तो मैक्सिमम यील्ड आए, क्योंकि हर फार्मर चाहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले। तो मैक्सिमम यील्ड के लिए फार्मर जो है वो अप्रोप्रिएट लैंड सिलेक्ट करता है और वहाँ पे, ताकि जो भी सीड वो डाले वो अच्छे से जर्मिनेट हो और ईजिली ग्रो हो, और उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर, ये सब सॉइल में प्रेजेंट हो। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ लैंड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आएंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और लैंड। अब लैंड सिलेक्ट तो कर लिए, अब उसमें सीड लगाने से पहले उसको थोड़ा सा प्रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेज होगा लैंड के प्रिपरेशन का, वह है प्लफिंग। फार्मर क्या करते हैं, लैंड को प्लफ करते हैं। अब इसके लिए सिंपल ट्रेडिशनल प्लफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर टर्निंग प्लफ यूज़ कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे दिया है, सिंपल ट्रेडिशनल और ये टर्निंग प्लफ है, दोनों का डायग्राम यहाँ पे दिया है। तो ट्रेडिशनल प्लफ जो होते हैं ना वो सिर्फ क्लीव करते हैं लैंड को, और सॉइल टर्निंग प्लफ जो है वो ऑब्वियसली दिख रहा है सॉइल को टर्न भी कर देता है, जिसके वजह से अंदर वाला जो सॉइल था वो ऊपर आ जाए, ऊपर वाला नीचे चला जाए, थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाता है। इसके अलावा ये आपको दिख रहा है मशीन्स का भी यूज़ करते हैं ना, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके पीछे ये लगा करके यूज़ किया जाता है, तो वो भी यहाँ पे दिया है। तो पैडी का जो क्रॉप होता है ना, उसको निकालने के बाद में सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो उसको फिर प्रिपेयर करना जो है उसके लिए ट्रेडिशनल प्लफ जो है सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए ट्रैक्टर या फिर पावर रन कल्टीवेटर, जिसको कि रोटावर या फिर हैरो बोल रहे हैं, जो ऊपर अभी फिगर देखे, तो इनका यूज़ किया जाता है। नाउ एडवांटेजेस क्या है इन प्लफिंग के, तो इससे पहले तो सॉइल जो है वो लूज़ हो जाता है, जिसके वजह से वाटर और एयर रिटेंशन कैपेसिटी जो होता है उसका, मतलब कितना वाटर और एयर वो होल्ड कर सकता है, वो बढ़ जाएगा। अब अगर उसके अंदर में वाटर अच्छा खासा वो होल्ड करके रखा है तो कल्टीवेशन ऑब्वियसली अच्छा होगा, और एयर अगर उसके अंदर है सॉइल के अंदर तो ऑब्वियसली रूट को गैप मिलेगा ताकि वो फास्ट डेवलप हो पाए वहाँ पे। देन दूसरा इसका एडवांटेज ये हो जाएगा प्लफिंग का, कि जो पहले क्रॉप लगा हुआ था, जब उसको निकाले हैं तो ऑब्वियसली कुछ लेफ्ट आउट पार्ट उसका बच गया होगा, ग्रास बचा होगा फील्ड में, तो प्लफिंग से वो सब कुछ मिक्स हो जाता है सॉइल में, जो कि एक मैन्योर का काम करेगा, मतलब फर्टिलाइज़र का, वो भी ऑर्गेनिक। देन थर्ड हो गया कि जो इंसेक्ट्स या फिर वॉर्म या एग्स होते हैं सॉइल में, वो सारे क्या होंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, मतलब मिट्टी में नीचे दबे हुए थे वो बाहर आ जाएंगे और सनलाइट के प्रेजेंस में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। देन जो क्रॉप फ्रेंड्स होते हैं, मतलब कि अर्थ वॉर्म, मिलीपेड्स, बैक्टीरियाज, फंगी, ये सारे क्या करते हैं, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा प्लफिंग से। देन फर्टिलाइज़र्स को प्लफिंग से पहले सॉइल के ऊपर फर्टिलाइज़र या फिर मैनवर्स को स्प्रेड करते हैं, तो जब प्लफिंग करेंगे ना तो वो सॉइल के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए प्लफिंग के। नाउ प्लफिंग के बाद जो सॉइल है, अगर उसमें बिग लम्स पड़ जा रहे हैं तो उन लम्स को सही करने के लिए, मतलब सीड लगाने से पहले उन लम्स को सही करने के लिए वुडन ब्लॉक या फिर हैरो प्लैंक का यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे आपको फिगर दिया है। ये जो नाउ आंसर दीस वाले क्वेश्चन है ये तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ डील करेंगे ही, तो मैं अभी इनको छोड़ के आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ। थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सीड ट्रीटमेंट। अब हम लोग लैंड सिलेक्ट कर लिए, लैंड में प्लफिंग भी कर लिए, अब सीड सिलेक्ट करेंगे और उस सीड को ट्रीट करेंगे थोड़ा सा। तो जो अब ट्रीटमेंट क्या है आगे समझ में आएगा। तो क्रॉप चूज़ करने के लिए जो सीड है वो अच्छा होना चाहिए ना, अगर हेल्दी सीड है तभी तो हेल्दी प्लांट निकलेगा। तो हेल्दी सीड चाहिए ताकि जर्मिनेशन अच्छा हो और डिजीज़ रेजिस्टेंट हो वो सीड, और तब जा कर के गुड यील्ड मिलेगा। हाइब्रिड सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो सिलेक्शन के लिए मतलब गुड सीड्स के सिलेक्शंस के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक्टिविटी फर्स्ट, आपको क्या करना है, एक बिग बीकर लेना है या फिर बाउल ले सकते हैं और उसमें 50 ग्राम ओल्ड व्हीट या फिर बंगाल ग्राम होल ना चना, तो चना या फिर व्हीट ये आपको लेना है 50 ग्राम और उसको सोक करना है। वाटर भी चाहिए साथ में। तो स्टेप्स में है कि आपको उसको सोक करना है। सोक करने के बाद मतलब जैसे कि आप 2-3 आवर्स तक सोक कर दिए, तो आपको क्या दिखेगा कि कोई कोई सीड जो है वो ऊपर में फ्लोट हो रहा है। तो जो ये फ्लोट हो रहा है दैट मीन्स वो हॉलो है, अंदर से वो खाली है, इसलिए वो फ्लोट हो रहा है। तो ऑब्वियसली वॉर्म्स जो हैं वो उसको खा गए होंगे। तो ये जो सीड है वो स्वेल नहीं होगा और वो जर्मिनेट नहीं होगा, तो वो यूज़लेस है। इसीलिए जो सीड अब बॉटम में बच रहा है वो हेल्दी है और यूज़फुल है। तो इस तरीके से सीड को सिलेक्ट किया जाता है। ये हो गया सीड सिलेक्शन। ये जो सीड्स होते हैं उनमें काफ़ी में फंगस होता है या दूसरे डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं, एग्स होते हैं। तो ये सब जर्मिनेशन पे अफेक्ट डालते हैं, इसलिए सीड को ट्रीट किया जाता है फिर फंजीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से। तो फंगीसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन उनके ऊपर डाला जाता है। इसके अलावा जो आउटर स्किन होता है ना सीड का वो बहुत हार्ड होता है, तो उसको सोक करने से कुछ टाइम तक अगर सोक कर देंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट होने के बाद अब वो ईज़िली जर्मिनेट हो सकता है। तो ये होता है सीड ट्रीटमेंट। तो सीड सिलेक्शन हो गया, पहले सिलेक्ट किए, उसके बाद उनको थोड़ा सा ट्रीट किए। नेक्स्ट उसके बाद हाइब्रिड सीड क्या है ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे दिया है। तो सीड विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स are selected and artificially breeded to get new improved and better seeds. These type of seeds are called hybrid seeds. Hybrid seeds are of better quality. तो सीड्स जिनके की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं उनको सिलेक्ट करके आर्टिफिशियली ब्रीडिंग कराते हैं, जिसके वजह से नए और इम्प्रूव्ड और बेटर सीड्स बनते हैं। इन्हीं को ही हाइब्रिड सीड्स बोलते हैं। तो ये इनका क्वालिटी जो है वो नॉर्मल सीड से अच्छा होता है। अब 3 स्टेप्स हो गया। फोर्थ स्टेप है सोइंग ऑफ सीड। अब सीड सिलेक्ट भी कर लिए, अब सो करेंगे, अब उसको लैंड में डालेंगे। तो सीड को प्लांट करने के लिए मतलब सॉइल में प्लांट करते हैं ताकि वो जर्मिनेट हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड। अब इसके लिए नेसेसरी है कि वहाँ जो सॉइल है उसमें सफिशिएंट मॉइस्चर हो, एयर हो, लाइट अच्छा खासा मिल रहा हो ताकि जर्मिनेशन ठीक से हो, और साथ ही में इनफ स्पेस होना चाहिए हर सीड के बीच, ताकि जो आप स्टार्टिंग में बीज अगर पास पास डाल दोगे सीड्स को तो ऑब्वियसली जब प्लांट निकलेगा तो बहुत पास पास हो जाएगा। तो इसीलिए सबके बीच में प्रॉपर स्पेस आपको देना है और उसके लिए फॉलोइंग मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब सीड्स को सो करने के। तो फर्स्ट हो गया स्कैटरिंग मेथड। स्कैटरिंग मतलब नॉर्मली जो फेंक देते हैं ना वैसा है। तो सीड्स को स्कैटर किया जाता है, मतलब दूर दूर तक फील्ड में अपने हाथ से ही, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ फिगर में, तो अपने हाथ से ही वो दूर दूर तक सीड्स को फेंक देते हैं ताकि जो सीड है वो दूर दूर रहे, उनके बीच में गैप रहे और लैंड एरिया जो है वो पूरा कवर हो जाता है बहुत कम टाइम में। ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है, पूरा सीड आप वहाँ पे फेंक सकते हो। तो मोस्टली ज़्यादातर की जो क्रॉप्स होते हैं वो इसी मेथड से लगाए जाते हैं, जैसे कि वो बंगाल ग्राम दिया मतलब चना, पीस, टोमेटो, वेजिटेबल्स, वो यहाँ पे इस मेथड से, लेकिन हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए मतलब आपको देखना है कि इस मेथड से लगा सकते हो कि नहीं, सबका अपना अपना तरीका है ना, हर एक चीज़ ऐसे ही नहीं लगा सकते। तो एक ये तरीका है, स्कैटरिंग मेथड इसको बोल रहे हैं कि आप सीड्स को डायरेक्ट ऐसे फेंक फेंक करके लगा रहे हैं। नेक्स्ट होता है प्लफिंग सीड मेथड। प्लफिंग सीड मेथड में क्या होता है, टू सो बाय दिस मेथड मशीन इज़ यूज्ड। एक मशीन का ज़रूरत होता है। तो सिंपल प्लफिंग सीड मशीन, उसमें एक लॉन्ग ट्यूब होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ये लॉन्ग ट्यूब है। तो इस ट्यूब में यहाँ पे सीड्स को डाल देते हैं और उसके बाद में जब प्लफिंग करेंगे ना, तो आप एक प्लफ किए तो ये सीड जो है वो वहाँ गिरता जाएगा। तो इस तरीके से सीड को उसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरा है जैसे यहाँ पे फनल दिया हुआ है, तो ये तो सिंगल एक ही था, बस एक बार में एक जैसे आएगा यहाँ से, एक ही यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा। और इस वाले फनल में जब डालोगे तो देखो ये स्प्रेड हो जा रहा है इतने सारे में, तो एक बार में बहुत सारे जगह पे आप सीड्स लगा सकते हो। तो ये तरीका होता है। तो इसको बोलते हैं प्लफिंग सीड मेथड। अब जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, इसके लिए मटेरियल चाहिए आपको 4 इक्वल साइज बीकर, व्हीट ग्रेन, सॉइल और वाटर। लेबल करना है आपको ABCD और उसके बाद 10 हेल्दी ग्रेन्स व्हीट के हर एक बीकर में आपको डालना है। बीकर ABC को सॉइल के साथ, बीकर इज फिल्ड विथ सॉइल अप टू 3 सेंटीमीटर एंड फिल बीकर D टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक को सामने वाले तीनों को 3 सेंटीमीटर तक सॉइल उसके ऊपर डाल देना है और बीकर D में 6 सेंटीमीटर तक आपको सॉइल डाल देना है।
और उसके बाद में फिल बीकर ए फुल टू वाटर। ए में आप क्या करोगे, पूरा पानी भर दोगे। उसके बाद में बी को ड्राई छोड़ दोगे, और सी और डी में आप उतना ही पानी डालोगे जितना कि सॉइल है उसमें, मतलब जिससे कि सॉइल मॉइस्ट रहे, इतना। अब आपको ऑब्जर्व करना है कुछ दिन के बाद, तो कौन से बीकर में मैक्सिमम जर्मिनेशन आपको दिखा। ए बी सी, ए बी और डी में कौन जर्मिनेट हुआ ही नहीं, और उसका क्या रीज़न है, और फेवरेबल कंडीशंस क्या है जर्मिनेशन के। तो ये आप एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इनको आंसर्स करोगे, इन सब के आंसर्स आप दोगे। मैक्सिमम जनरेशन का, जर्मिनेशन का, देखो आप अपने साइड से पहले आंसर दो, अगर आपसे नहीं बनेगा तब उस केस में मैं आपको इनके सॉल्यूशंस दूंगी। तो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कंडीशन, और अभी तक जितना पढ़े उसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होगे कि कहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। जनरल आप अपने नॉलेज से इसका आंसर मेरे को कमेंट करना। थर्ड, अब यहाँ पे दिया है मेथड, मेथड ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स में थर्ड मेथड है मेथड ऑफ प्लांटिंग। तो कुछ क्रॉप्स होते हैं ना, जैसे कि अनियन, चिली, टोमेटोज, कैबेजेस, ब्रिंजल्स एक्सेट्रा, इनको डायरेक्टली ग्रो नहीं कर सकते, एंड देयर सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द फील्ड। उनके सीड्स को भी फील्ड में डायरेक्टली नहीं लगाया जाता है, बट उनको स्मॉल नर्सरीज में लगाया जाता है, या फिर फार्म्स या फिर बॉक्सेस में लगाया जाता है, मतलब स्मॉल सैपलिंग्स तब, जब तक बन जाए तब तक। जब ये हेल्दी सैपलिंग्स निकल आते हैं ना, तो उनको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको उनको फील्ड में प्लांट करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लांटिंग मेथड। जैसे कि आप ये चीज़ पैडी वगैरह में भी देखे होगे, तो हमारे कंट्री में सफिशिएंट वाटर सप्लाई और इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, मतलब जो पैडी है उनको प्लांटिंग मेथड से ही सो किया जाता है। मतलब राइस को ऐसे ही लगाते हैं कि एक जगह पहले नर्सरीज में बहुत सारा क्राउड के फॉर्म में ग्रो करते हैं, एंड उसके बाद फिर उसको वहाँ से उठा करके हेल्दी सैपलिंग्स को फील्ड में प्लांट कर देते हैं। तो ये हो गया प्लांटिंग मेथड। देन अब हम लोग जब एग्रीकल्चरल मेथड्स में आ रहे थे, तो उसका फिफ्थ पॉइंट है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वाला ये जो वीडियो है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ you are new to our channel, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.